नमस्कार, जस्ट न्यूज के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संजय बंसल जी। संजय जी अनेक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विकलांग चेतना परिषद के माध्यम से सामाजिक कार्यों में भी लिप्त हैं। विकलांग चेतना परिषद के माध्यम से कृत्रिम अंग प्रदान करने का काम किया जाता है और इस नेक काम में संजय जी भी सहभागी हैं। किस तरीके से होता है ये काम और कितना सक्सेसफुल है आज की तारीख में विकलांग चेतना परिषद, ये सब कुछ जानेंगे खुद संजय बंसल जी से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जस्ट न्यूज के दर्शकों को आपका पूरा परिचय देना चाहेंगे, कुछ बताइए अपने बारे में। बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया। उसके बाद रामजस कॉलेज से स्नातक की डिग्री विज्ञान में हासिल की और अपने कार्य में जो मैं प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता हूँ उसमें शामिल हो गया। परिवार में हमारे दादाजी लाला ब्रह्मस्वरूप जी और उन्हीं की प्रेरणा से मेरे पिताजी श्रीमान इंद्रसेन बंसल जी सामाजिक कार्यों में रत रहे। तो समाज जो अपने परिवार के कारण मेरा रुझान सामाजिक कार्यों में और राजनीतिक कार्यों में धीरे धीरे बढ़ता गया और उन्हीं की प्रेरणा से आज हर क्षेत्र में लगभग जो इतना भी समय मिल पाता है हम कार्य करने की कोशिश करते हैं। जी संजय जी, हमने शुरुआत में बात की थी विकलांग चेतना परिषद की, तो इस एनजीओ के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? विकलांग चेतना परिषद यह अखिल भारतीय संस्था है और इसका जन्म रायपुर में हुआ और रायपुर से इसका विस्तार होते हुए पूरे भारतवर्ष में फैला। क्योंकि विकलांग के क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन इस संस्था ने सोचा कि हमें विकलांगों के प्रति चेतना जागृत करनी है। विकलांगों के प्रति काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और उन पर तरस खाकर बहुत सारे लोग काम करते हैं कि इनको आज ये वाली चीज़ की ज़रूरत है, ये दे दी जाए। लेकिन मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा है जिनके परिवार में विकलांग बच्चे हैं, किसी कारण से विकलांग हो गए हैं, और अगर वो समाज में प्रतिष्ठित हैं और समाज में उन बच्चों को साथ लेके जाते हैं तो उस बात में उनको बड़ा एक डर सा रहता है कि पता नहीं सामने वाला क्या कहेगा, और उन बच्चों से अलग अलग रहते हैं। जबकि हमें यही चीज़ को करना है कि उन बच्चों को या उन लोगों को जो किसी भी रूप से विकलांग हुए हैं, मानसिक रूप से विकलांग हुए हैं, शारीरिक रूप से विकलांग हुए हैं, उनको किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल वही स्थान चाहिए जो किसी हम आम व्यक्ति को स्थान देते हैं। वो आज उनसे अच्छा करने की क्षमता रखते हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको जरा सा भी मौका मिला है तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जैसे अभी आप ताजा एग्जाम्पल देख सकते हैं ईरा सिंगल का, जिसने टॉप किया है और हर बार क्वालिफाई किया है। तो इस तरह के बच्चों को सिर्फ हमें ये डर रहता है कि यार हम उनके साथ गए और उनके साथ रहे तो पता नहीं सामने वाला क्या कहेगा, इसका बच्चा ऐसा है। जबकि वो बच्चे कहीं ना कहीं उनकी सिक्स सेंस काम करती है और वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे भी अच्छा कर पाते हैं। तो हम यही चेतना उनके प्रति लाना चाहते हैं समाज में कि जो विकलांग व्यक्ति है उसके प्रति आप जो है उनको दया का पात्र मत बनाओ, उनका सिर्फ साथ दो, उनकी उंगली पकड़ो और वो आपको बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और आत्मविश्वास बढ़ाओ। आत्मविश्वास निश्चित रूप से विकलांग चेतना परिषद के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहेंगे कि विकलांग चेतना परिषद के सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं? विकलांग चेतना परिषद के जो सेंटर्स हैं वो पूरे देश में हैं, लेकिन अभी जो हम शाखाएं जो पूरे देश में हैं, लेकिन उसमें हम पोलियो का ऑपरेशन मेजर रूप से लेते हैं और हम जगह जगह पर इसके कैंप लगाते हैं। उस कैंप में हम डॉक्टर्स को बुलाते हैं और जो जिनको ज़रूरत है पोलियो का ऑपरेशन कराने की उनको बुलाते हैं। 3 दिन के लिए उनको वहीं पर हम रखते हैं और डॉक्टर उनके ऑपरेशन करते हैं। उसका सारा रहने का, खाने का टोटल खर्चा हमारी संस्था वहन करती है और उनके ऑपरेशन करने के बाद हम उनको घर भेज देते हैं। 1 से 2 महीने के बाद फिर दोबारा हम उनको कॉल करते हैं और उनके प्लस्तर काट देते हैं। उसमें जो है वो लोग फिर जो पहले ज़मीन पर रगड़ के चल रहे होते हैं अपने पाँव पे खड़े होकर चल पाते हैं और उनको लगता है कि जिस जीवन की उनको आवश्यकता थी वो जीवन उनको मिल पा रहा है। तो इसलिए हमारे समय समय पर अभी कैंप लग रहे हैं और दिल्ली में रामा विहार में एक हमने इस तरह का एक सेंटर बनाया है ताकि वहाँ पर परमानेंट वहीं पर ऑपरेशन हो सके। और अभी वहाँ पर हम पोलियो कैलिपर बना रहे हैं, वहीं पर हम आर्टिफिशियल लिम्ब बना रहे हैं, आर्टिफिशियल हैंड बना रहे हैं, जो लोगों को बिना किसी सिफारिश के निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। कोई भी जाके वहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकता है, तो वहाँ पर वो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं।
जाहिर तौर पे कैंप जिस तरीके से लगते हैं 3 या 4 दिन के, उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप कोई सेंटर बना लेते हैं। हाँ, इसीलिए हमने सोचा कि सेंटर पे, क्योंकि हमारा वहाँ पर खर्चा भी ज़्यादा आता है, क्योंकि जितने में दिल्ली है शहर में पोलियो के अब उतने पेशेंट नहीं हैं। लेकिन आप हरियाणा में चले जाते हैं, यूपी में चले जाते हैं, आप राजस्थान में चले जाते हैं, और तो वहाँ पर पेशेंट ज़्यादा हैं। तो हमें लगता है कि जब हम यहाँ पर ये सेंटर बन जाएगा तो वहाँ से भी लोग आ सकेंगे, और हम वहाँ पर इस तरह के कमरे भी बना रहे हैं ताकि वो ऑपरेशन कराने के बाद यहाँ पर रह के स्वस्थ होकर जा सके। अभी तक आप कैंपों के माध्यम से काम कर रहे थे, तो इस काम में आपको अभी तक कितनी सफलता मिली है? जब हम कैंप लगाते हैं तो एक कैंप में तकरीबन आप मान के चलें कि 70 से 100 पेशेंट के करीब हमारे आ जाते हैं जिनके हम ऑपरेशन कर पाते हैं, और वो पूरी तरह से उसमें से 80% हमारा रेट है जो बिल्कुल ऑपरेशन सक्सेस हो जाते हैं। अच्छा, 80% ऑपरेशन सक्सेसफुल है। ये कोई मामूली आसान सा काम नहीं है। कहते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाते हो आपको ज़रूर कोई ना कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जब आपने ये शुरुआत की उस वक्त आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखो जी, अगर आप मानो तो हर काम मुश्किल है, और ना मानो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। जब आप समाज में किसी काम के लिए निकलते हो तो सबसे पहला एक आदमी का, सामने वाले का यही रहता है कि ये आदमी समाज में निकला है तो कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा होगा। और मैं वो राजेश खन्ना जी वाली एक 2 लाइन मान के चलता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए उसको छोड़कर, क्योंकि आपको जितने लोग आपको रोकने वाले मिलते हैं और जो बाधाएं आती हैं उससे ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले मिलते हैं। सरकारी बाधाएं भी इसमें रहती हैं, क्योंकि सरकार का जितना फंड विकलांग के लिए आता है उसमें से 10% भी यूटिलाइज नहीं हो पाता, और वो प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंच पाता। अब बहुत सारे विकलांग केवल इसलिए घूमते रहते हैं कि उनका विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं बन पाता। तो आज उनके लिए बाधाएं तो हर स्तर पे हैं, लेकिन जो लोग हैं जिनकी दुआएं हैं और उनकी दुआओं से वो बाधाएं भी दूर होती जा रही हैं धीरे धीरे, और हम अपने मुकाम पर पहुंचने में सफल हो रहे हैं। यानी अपनी कोशिश जो है वो आप जारी रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका सहयोग रहेगा, जरूर मिलेगा जी। एक ट्रस्ट के माध्यम से ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपको इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे अध्यक्ष हैं श्री घनश्याम गुप्ता जी, जेवर के नाम से उनका एक ब्रांड है। उनके साथ मिलकर हम लोग एक हॉस्पिटल बना रहे हैं रोहिणी के अंदर, 500 बेडेड। ये इसका नाम है श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये टोटल हॉस्पिटल जो हम बना रहे हैं चैरिटी से बना रहे हैं, और टोटल ट्रस्टी हैं, और अकेला ऐसा उदाहरण होगा जो सरकार से हमने ज़मीन ली है वो हमें किसी तरह के रियायती दरों पर नहीं मिली है। हमने ऑक्शन पे ज़मीन ली है। अच्छा। ऑक्शन पे ज़मीन लेकर और पूरा पैसा समाज से लगाकर बिना किसी सरकारी मदद के हम उसको धर्मार्थ, लोगों के कल्याणार्थ, जो लोग गरीब हैं उनके इलाज के लिए इस हॉस्पिटल को बना रहे हैं, चैरिटेबल। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, वरना सरकार से ज़मीनें तो बहुत सारे हॉस्पिटल को मिली हैं और वो लोग कर रहे हैं, और सबको पता है वहाँ चैरिटी कितनी हो रही है। लेकिन हम जो है ऑप्शन पे लेने के बावजूद, जबकि हमारे पर कोई लायबिलिटी नहीं है इस प्रकार की, लेकिन समाज की हम दायित्व को मानते हुए इस हॉस्पिटल को बना रहे हैं। और ये हॉस्पिटल जो है विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ रहेगा, और इसके अंदर हेलीपैड तक हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, तो कब तक शुरू हो जाएगा आपका ये विश्व स्तरीय हॉस्पिटल? आज सब कुछ सही रहा और सब दुआएं साथ रहीं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक, हम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन कराकर जनता को समर्पित कर देंगे। ठीक, बहुत अच्छा। अगर ये हॉस्पिटल बन जाता है तो जो गरीब लोग हैं और आम लोग, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य इस देश में व्यापार हो चुका है, तो उसको रोकने के लिए, उसको करने के लिए इस तरह की चीज़ें बननी बहुत ज़रूरी हैं। चलिए अब बात करते हैं अग्रवाल समाज की। अग्रवाल समाज के प्रतीक के रूप में आपको जाना जाता है, इस बारे में कुछ कहेंगे? अग्रवाल समाज अपने आप में एक अग्र समाज है, क्योंकि महाराजा अग्रसेन जी जो हैं हमारे पूर्वज हैं, हमारे प्रेरणा हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया इस दुनिया को, इस विश्व को, समाजवाद का। जो भी उनके शहर में आता था, उनके अग्रवाल धाम में आता था, तो सारे जितने वहाँ पर नागरिक रहते थे वो 1 रुपया और 1 ईंट उस आगंतुक को देते थे, जिसकी वजह से वो आदमी उसी दिन
सक्षम हो जाता था व्यापार करने के, उसी दिन सक्षम हो जाता था अपने मकान में रहने के लिए। तो समाजवाद का इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। उसी प्रेरणा से आज अग्रवाल समाज लगातार हर क्षेत्र के अंदर जहाँ भी धर्मार्थ का काम हो सकता है, जहाँ भी अभाव की पूर्ति हो सकती है, उसको वो पूरा करने के लिए अग्रवाल समाज सब जगह लगा हुआ है। और हम अग्रवाल समाज को इसलिए जोड़े रखना चाहते हैं ताकि वही जो उनकी प्रेरणा है वो समाज के लिए बनी रहे। जी, चलिए अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। भ्रष्टाचार से शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारी मुहिम चली, उसी का फल है कि आपकी सरकार जो है अब दिल्ली में है। तो इस मैटर पर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार एक बहुत गंभीर विषय है। भ्रष्टाचार जो है कुछ लोगों द्वारा बनाया गया। आज भी मैं मान के चलता हूँ कि देश की ज़्यादातर जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध है और भ्रष्टाचार नहीं चाहती। आज से हम 30 साल पहले अगर जाएं तो जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे होते थे, जो हमारे समाज के आइकन होते थे, अगर मान लो किसी को मालूम चल जाता था कि ये आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो लोग गाँव के गाँव मोहल्ले उनसे रिश्ता नाता तोड़ देते थे और उनके प्रति उनके घर जाना बंद कर देते थे। पूरा सामाजिक बहिष्कार हो जाता था उनका। लेकिन आज क्या हो गया कि वो जो भ्रष्टाचारी है वो अपने पैसे के बल पे, बल्कि मेरे को किसी ने कहा कि आजकल कलयुग तो खत्म हो गया। कलयुग खत्म हो गया तो मैंने कहा भाई कलयुग खत्म हो गया तो क्या आ गया? उसने कहा जी मनी युग आ गया। तो मनी युग में वो जितना चंदा दिया या जितना भी उसने समाज में खर्चा किया, तो उसको भ्रष्टाचारी को हमने माला पहनानी शुरू की। तो जब उसको लगा ये भ्रष्टाचारी और आज समाज में सब कुछ आगे भी है, सब कुछ कर भी रहा है, तो मैं क्यों ना उसका एग्जाम्पल बनूं, मैं भी क्यों ना करूं। तो इसलिए लोगों में एक हौड़ लग गई भ्रष्टाचार से किसी तरीके से बस पैसा कमाना है। हमने एक मुहिम भी चलाई थी DAC के नाम से, ड्राइव अगेंस्ट करप्शन। जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन चली थी तो हमने गई थी ड्राइव अगेंस्ट करप्शन। तो हमने रोहिणी के अंदर और उसके आसपास के इलाकों में 40-40 फुट के बैनर लगाए सड़कों पर, और उसके अंदर हमने लोगों से सिग्नेचर कराए कि मैं भविष्य में किसी भ्रष्ट नेता को वोट नहीं दूंगा। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था, लेकिन एक आम जनता के लिए था और लोगों ने इसको बहुत सराहा। तो मैं मानता हूं कि देश की ज़्यादातर जनता चाहती है, जो भ्रष्ट नहीं होना चाहती, ना भ्रष्ट करना चाहती, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर लोग, क्योंकि जब बुराई होती है तो उसका हम हर जगह उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो अच्छाई होती है उसके बारे में चर्चा नहीं करते। हम कहते हैं जी मेरा काम मैंने कराने गया था, फ्री में हो गया, कोई नहीं बताने जाता, लेकिन मेरे पैसे लगे थे ये सब जगह बताने जाते हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार इस तरह से आ गया और इसके लिए काम करने की जरूरत है और सबसे पहले अपने आप से करने की जरूरत है। शुरुआत जो है अपने आप से करने की जरूरत है। लेकिन कई लोगों का मानना ये भी है कि जी मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हूं, मेरे को मकान बनाना है तो वही काम रुक रहा है तो वो देने ही पड़ेंगे। तो इसलिए ठीक है, कहीं उसकी मजबूरी भी है, लेकिन जहां जहां भी संभव हो उसे कोशिश करनी चाहिए। स्टिंग ऑपरेशनों से मैं नहीं समझता भ्रष्टाचार खत्म होने वाला। भ्रष्टाचार खत्म होने वाला उसी आंदोलन से कि हम भ्रष्टाचारी को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे, उसको महिमा मंडित नहीं करेंगे, तब मैं समझता हूं इसका उन्मूलन हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि जो आपने मुहिम चलाई है ड्राइव अगेंस्ट करप्शन वो बहुत सक्सेसफुल हो और जनता को जो है भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। हर सरकार वादा भी करती है और लोग चाहते हैं ऐसा, पर वादा पूरा नहीं हो पाता, लोगों की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। बात आपकी बहुत अपनी जगह तक ठीक है और मुझे लगता है कि जिस तरह से देश में वातावरण बन रहा है, पूरे विश्व के अंदर 99% जनता 1% लोगों के खिलाफ खड़ी होनी शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। वो दिन दूर नहीं जब भ्रष्टाचार से आम लोगों को मुक्ति मिलेगी। आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और आप लोगों का कहना है कि जहां पर इतनी खामियां निकाली जा रही हैं और काफी अगेंस्ट में कि मोदी जी जो हैं वो इतना पूरा विश्व भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने उसे नाम दिया है विजय रथ का। तो इसके पीछे क्या बात है? देखिए, दो तरह से विदेश में या देश में भ्रमण होता है। एक तो ये होता है कि मैं बच्चों की छुट्टियां हो गई, उनको घुमाने के लिए चला गया जी। एक ये होता है कि मैं अपने काम से बॉम्बे जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ या किसी और देश में जा रहा हूँ। तो दो तरह की भ्रमण है। तो मोदी जी भ्रमण कर रहे हैं, जब से वो बने हैं एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली। तो जहाँ पर जा रहे हैं वो काम से जा रहे हैं, जहाँ पर जा रहे हैं 24 घंटे उनकी मीटिंगें फिक्स हैं। तो आज हमारे देश में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसी भी देश के लिए ज़रूरी है कि या किसी भी प्रदेश के लिए ज़रूरी है कि जो भी वहाँ पर आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भी वहाँ पर आ रहा है, जो भी जा रहा है, तो उसके लिए एक विश्वास का माहौल उन्हें पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मोदी जी के जाने के बाद पूरे विश्व में जिस देश में भी हो गए हैं, वहाँ पर हिंदुस्तान के प्रति एक माहौल पैदा हुआ है, एक विश्वास पैदा हुआ है और उनको लगने लगा है कि हिंदुस्तान वाकई अपने दोबारा चरम पे पहुंचने वाला है। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की प्रेरणा से कोई दिन नहीं मनाया जाता था।
और अब सिर्फ ये नतीजा आज इतने सारे देशों ने समर्थन किया और विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाने लगा, ये बहुत बड़ी सफलता है। तो ये विदेश भ्रमण जाने से हुआ। भ्रमण हम इसको नाम ना दें तो भ्रमण एक शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है, वो आम भाषा में लगाता है घूमने गए हैं, तो भ्रमण नहीं है ये। एक्चुअल में ये एक देश की उन्नति का रास्ता है, देश की उन्नति के लिए, एक प्रगति के लिए वहां से कुछ आशाएं जो इस देश में पैदा हो रही हैं उनको पूरा करने का काम है। इसीलिए नाम दिया आपने विजय रथ। विजय रथ आप कह सकते हैं, क्योंकि विजय, सफलता मिलने का मतलब विजय, तो सफलता उनको मिल रही है। आप जिस देश में जा रहे हैं वहाँ का हिंदुस्तानी, वहाँ का उस देश का नागरिक, मतलब मैंने तो अमेरिका में देखा कि एक अमेरिकन लेडी जब यहाँ से जो लोग गए उनके गले लिपट के रो रही थी, तो उनको लगने लगा कि मसीहा आया है इस देश के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अमेरिकन भी मोदी जी से उम्मीद करने लगे। तो विजय तो अपने आप, सफलता जब मिलती है तो विजय ही है ना। तो मतलब भारत के लोगों की जो उम्मीदें हैं, आपको पूरी उम्मीद है कि वो उम्मीदें मोदी जी से पूरी होंगी? पूरी होंगी, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो अपने लिए काम नहीं कर रहे। वो देखो, जो आदमी काम करता है उससे गलतियां भी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति केवल और केवल भारत के इंटरेस्ट में, भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, और उनका जो मानना है, जो उनकी सोच है कि जो भी वो उनकी सरकार काम कर रही है उसका फायदा समाज के आखिरी जो लाइन में खड़ा है उसके आखिरी व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंचेगा उस स्कीम का फायदा नहीं है। तो ऐसी सोच जो वो रखते हैं और उसी पर लगातार काम भी करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो वाकई इस देश के भविष्य को सुधारने के लिए कर रहे हैं। और मैं तो दूसरी शब्दों में कहता हूं, मुझे लगता है कि विवेकानंद पार्ट 2, अच्छा, जैसे नरेंद्र, उनका नाम भी नरेंद्र था, और उन्होंने जिस आयु में काम शुरू किया और जिस आयु में उनका भ्रमलीन हो गए, उस आयु के बाद मोदी जी शुरू हो गए। तो मैं मानता हूं नरेंद्र पार्ट 2, विवेकानंद पार्ट 2, तो इसलिए मुझे और ज्यादा उम्मीद है। बहुत उम्मीदें हैं, आपने बहुत बड़ी बात कह दी विवेकानंद से उनकी तुलना करके। बहुत सारी उम्मीदें हैं, देखते हैं कहाँ तक पूरा कर पाते हैं। राम मंदिर निर्माण से भी आप जुड़े हुए हैं, और इस विषय पे आप क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं सरकार को उससे? देखो, राम मंदिर एक मंदिर नहीं है, ये एक आस्था का विषय है, और आस्था का विषय जो है वो आस्था से ही हो सकता है। कानून के दायरे में भी लोग उसको लाए, कानून के दायरे में भी लोगों ने किया, लेकिन कानून से वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, वो आस्था से ही पूरी हो सकती हैं। और उसके लिए मैं समझता हूँ एक उपयुक्त वातावरण पैदा हो रहा है, और वो सब समाजों को, सब धर्मों को मिलकर उसके लिए काम करना चाहिए, उसे उत्तेजना नहीं फैलानी चाहिए। हम लोग जो बात कहते हैं ठीक है, क्योंकि आज वो 3 मंदिरों की बात थी, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और भोलेनाथ जी की भूमि। तो अगर वो 3 चीज़ें अगर एक समाज बड़ा होकर दूसरे को समाज को दे देता है तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, और वो आस्था का विषय है, तो आस्था से ही मिल बैठ के उसको सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए, ना कि उसके लिए हम एक दूसरे समाज को या एक दूसरे के धर्म पर आलोचना करके उस काम को पूरा करें। तो उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन राम मंदिर बनना अवश्य चाहिए। जी, ये आपकी सोच है। जी, बंसल जी, आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहें, उनसे कोई बातचीत करना चाहें, सीधे तौर पे कर सकते हैं। सबसे आसान काम है संदेश देना और सबसे मुश्किल काम है उस पर अमल करना। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं वो संदेश किसी को भी दूं, उससे पहले मैं उस पर अमल करूं, और जब मैं उस पर अमल कर पाऊं तब मैं उसको संदेश दूं। ये मेरा सोचना है। जी, यही संदेश आप देना चाहते हैं, और बहुत बेहतरीन बात कही है कि संदेश देना बहुत आसान होता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है उस पर अमल करना। संदेश यही है बंसल जी का कि जो भी संदेश आप दूसरों को दें उस पर पहले अमल जरूर करें। हमसे बातचीत करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंसल जी। आपका और जस्ट न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को स्टूडियो में आने के लिए, उनके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे संजय बंसल जी जो अनेक सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं। इस वक्त इस शो में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी इसी शो में एक खास शख्सियत के साथ। नमस्कार।